आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स ये क्लास 12th का चैप्टर 3 है। ठीक है। इसमें हम लोग को बताया जाएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। पहले तो ये इंट्रोडक्शन है नॉलेज के लिए मैट्रिक्स का। मगर जो मैट्रिक्स दिखता कैसा है, कोई नया नया अगर कोई मैट्रिक्स पढ़ रहा है तो उसको पता कैसे चलेगा मैट्रिक्स कैसा होता है। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जब कोई एलिमेंट को लिखा जाता है तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म में अगर देखेंगे हम लोग तो वो कुछ इस तरह का फॉर्म में दिखेगा। ये जो लिखा गया है ये है एक मैट्रिक्स का फॉर्म में। यहाँ पे जैसे नोटबुक को लिखा गया है और पेन्स को एक ऑर्डर में लिखा गया है। एक ऑर्डर में इसको लिखा गया है, जैसे कि ये राधा के लिए यहाँ पे बात किया है। तो राधा का जो है वो 15 नोटबुक और 6 पेन है। तो यहाँ पे 15 नोटबुक 6 पेन। फौजिया का है 10 और 2, 10 और 2। सिमरन का है 13 और 5, 13 और 5 लिखा गया। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, जब ऐसे पढ़ेंगे 13 5 10 2 13 5, तो इसको जब पढ़ते हैं तो पहला वाला को बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और अगर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे उल्टा 15 10 और 13 6 2 और 5, तब इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं रो। और अगर ऐसे 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 पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, याद रहेगा रो और कॉलम। या फिर इसको एक ऐसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को स्कूल में बैठे हुए हैं, मान लेते हैं तो स्कूल में फर्स्ट बेंच में बैठे हुए हैं, तो बोलता है टीचर कि फर्स्ट रो खड़ा हो जाओ। तो फर्स्ट रो खड़ा होने का मतलब क्या होता है, पहला वाला जो रो होता है वो खड़ा होता है। और कहीं बैंक में लगते हैं या रेलवे स्टेशन में हम लोग टिकट के लिए काउंटर में लगते हैं, तो वो क्या होता है, एक कॉलम होता है, एक के पीछे एक लिखा है। चल मतलब एक के पीछे एक खड़े रहते हैं तो वो कहलाता है कॉलम। रो, बेंच में अगर बैठे हुए हम लोग तो एक साथ अगल बगल में जो बैठा हुआ है वो कहलाएगा रो। और आगे पीछे अगर कोई है तो वो कहलाएगा कॉलम। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सबको रो और कॉलम में, वो ध्यान रखना है हम लोग को। अब यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कुछ। क्या डेफिनेशन है कि अगर ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, एक मैट्रिक्स ऑर्डर्ड होगा क्या चीज का, रेक्टेंगुलर एरे। अब ये रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, रेक्टेंगल तो हम लोग को पता ही है, रेक्टेंगल कैसा दिखता है, इस तरह का फॉर्म में दिखता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्म में ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म में दिख रहा है। ये भी एक रेक्टेंगल का फॉर्म में दिख रहा है। ये भी एक रेक्टेंगल का फॉर्म में दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। और ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ये क्या होता है, नंबर भी होता है और फंक्शन भी हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ नंबर लिखा हुआ 2 5 0 √3, ये एक फंक्शन है 2 + i। अब ये i क्या है, i अलग चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बोलेंगे एक फंक्शन। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या है, फंक्शन है। x² 2x², x³ ये सब क्या है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन के बारे में सिर्फ लिखा गया। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। जो नंबर ऑफ फंक्शन है, यानी कि ये जो कहलाता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या कहलाता है, एलिमेंट या फिर इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा गया है वो इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नोटेशन ये है हम लोग का ABC, इस तरह से लिखते हैं इक्वल करके। और एक चीज अच्छा आगे बताया गया यहाँ पे कि एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जितना एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसे जो लिखा गया है, ऐसे कितना एलिमेंट है वो सब कुछ यहाँ लिखा जाता है। ये m बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, m और n कुछ याद रखना है। अगर कोई बोलेगा 3 × 2 का मैट्रिक्स, इसका मतलब है 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है, ये यहाँ पे एक फॉर्मेट में लिखा है कि ये मैट्रिक्स, अब यहाँ बड़ा सा ये बन तो रहा है इतना बड़ा, मगर उसको छोटा करके लिख दिया है, आई जे लिखा है यहाँ पे, आई जे। अब ये आई जे को भी समझना बहुत जरूरी है। आई जे का मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ दिख रहा है 1 1 लिखा हुआ दिख रहा है, 1 2 लिखा हुआ दिख रहा है, फिर 1 3 लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आई जे लिखा है, आई जे, सॉरी 1 जे, और 1 n लिखा है। ये आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पे बात ये चल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है 1 2 1 3, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है
ये जो लिखा हुआ है नंबर्स, ये आखिर है क्या? ये बता रहा है कि पहला वाला जो 1 लिखा गया है, वो बता रहा है रो को, वो बता रहा है रो को, और सेकंड वाला बता रहा है कॉलम को। मतलब अगर हम बोलें A11 इसका मतलब है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो, यानी कि ये पहला वाला क्या बताएगा, रो को बताएगा, और दूसरा वाला कॉलम को बताएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कोई एक चीज उठा लेते हैं, जैसे उठा लेते हैं ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, 2 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 3 का मतलब हो जाएगा सेकंड रो, रो क्या है, सेकंड है, और कॉलम क्या है, 3 है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। कोई भी एलिमेंट अगर लिखना होगा हम लोग को, मतलब पोजीशन के बारे में, एक तरह से प्लेस बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझते हैं, ये मान लो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बेंचेस लगा हुआ है, ठीक है। अब एक कोई आया किसी को खोजने के लिए, अब खोजने के लिए आया तो बाहर में बोल दिया गया है, जाओ पहला बेंच में जो लड़का बैठा हुआ है उसको लेके आना, ठीक है। तो वो आया, पहला बेंच तो ये वाला है, ये भी पहला बेंच है। अब उसको कन्फ्यूज़न हो गया कौन सा लड़का को लेके जाना है, तो बोला पहला बेंच में जो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर में होगा उसको लेके आना। तो वो आया, जैसे बोल दिया उसको लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर मतलब ये हो जाएगा। तो इसको लेके चल गया वो। तो उसको बोला गया था, क्या बोला गया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट लड़का को, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसको लेके गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे, हम लोग तो ऐसे हमेशा जानते हैं कि काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से चालू हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से काउंटिंग अगर हो रहा है, तो हम लोग को पता है जब भी काउंटिंग होगा तो इधर से काउंटिंग होगा। तो हमको अगर बोल देगा पहला रो का पहला कॉलम, तो हम लोग समझ जाएंगे पहला रो का पहला कॉलम का बोलने का मतलब है ये वाला होता है। अगर बोल देगा यहाँ टोटल कितना है, यहाँ तो 18 बना दिए हम, इसको अगर हम छोटा कर दे, जैसे लिख देते हैं 2 3 4 1 2 1 1 0 1, अब हम बोल देंगे उसको कि जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से लड़का को लेके आओ। तो सेकेंड रो 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये, इसको उठा के लेके जाएंगे, तो इसका नाम होगा A21, ये है 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर बोल देगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम 1 2 3, तीसरा नंबर कॉलम में 1 आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि अगर हमसे पूछ लेगा कि 4 कहाँ पर है, 4 का प्लेस बताइए, तो 4 कहाँ पर दिख रहा है, 4 दिख रहा है यहाँ। अब ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर हम लोग को 4 के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बस यही प्लेस वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहा था। और इसको जो डिनोट किया जा रहा है, किससे डिनोट किया जा रहा है, ए आई जे से किया जा रहा है। ए आई जे का मतलब क्या है, आई का मतलब बता रहे हैं रो को, और जे का मतलब बता रहे हैं कॉलम। आगे क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन किया है, तो फिर आगे हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या होगा। फिलहाल हम लोग को ऑर्डर के बारे में पता चल गया, और ये जो मैट्रिक्स था उसके बारे में पता चल गया। यहाँ कुछ लाइन लिखा है, क्या लिखा है, वी सेल फॉलो द नोटेशन ऑफ नेमली A इक्वल टू दिस, m इंटू एन दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिकेटेड एज A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ये A m इंटू एन का मतलब क्या है, ये ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोल रहे हैं। अब ऑर्डर से एक चीज और पता चल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमसे कोई पूछेगा ना कोई मैट्रिक्स में कितना ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम लोग m इंटू एन से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स लिखे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना रो है, 3 रो है, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। अब चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, वी शेल कंसीडर ओनली दोज एलिमेंट हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। यहाँ सिर्फ बोला रियल नंबर को ही हम लोग एज अ मैट्रिक्स रीड करते हैं। अब रियल नंबर को छोड़ के कोई दूसरा नंबर होता है क्या, हाँ होता है। कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, वो जब भी ऊपर में आई लिखा हुआ दिख रहा था, √/-5 अगर लिखा रहेगा ना, तो ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। किसको, रियल नंबर का उल्टा, हाँ रियल नंबर का उल्टा को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कैसा दिखता है, √/-1 ऐसा टाइप का फॉर्म में होता है। और रियल और इमेजिनरी को मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है A+I B,
ये आयोटा है। आयोटा मतलब क्या होता है, रूट ओवर -1 होता है, ये आयोटा है। ठीक है, ये 11th क्लास में था हम लोग का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि मैट्रिक्स किस तरह से होगा, उसका कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग को पता चल गया यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। एक 2x4 का मैट्रिक्स लिया, एक 4x2, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, कंसीडर करना एक मैट्रिक्स। ठीक है, मेन और वुमेन का एक वर्कर का मैट्रिक्स दे दिया गया है। क्या बोला है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन 3x2, 3x2 कॉलम में रिप्रेजेंट कर देना है। 3x2 कैसा दिखेगा, पहला वाला में 30, 25, 27, 25, 31 और 26, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने बोला था। व्हाट डज द एंट्री ऑफ द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो, थर्ड रो और उसका सेकंड कॉलम कौन आया, 26। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा था थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा हम लोग का 26। ठीक है, लिखने का तरीका इसको लिख दिया गया है। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम किसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वुमेन को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी आप बोला है इफ मैट्रिक्स 8, सॉरी मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। अब बोल रहा कोई एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें कितना एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट होगा। 8 एलिमेंट होगा मतलब यहाँ पे नंबर जो लिखा होगा वो बताना है, मतलब वो बता दिया है 8 है। अब 8 है तो हो सकता है हम एक ही पूरा रो में सब 8 एलिमेंट को लिख दें, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 8। या हो सकता है हम ऐसे लिख दें, तो ये हो जाएगा 8 into 1। या हो सकता है हम ऐसे लिखें 2 into 4। या हम लिख दें 4 into 2। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1 into 2, 8 into 2, 4 into 2, 2 into 4। ये सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, तो ये पॉसिबल ऑर्डर रहेगा। क्या होगा वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हम लोग से ऑर्डर पूछा था, तो हम लोग ऑर्डर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कंस्ट्रक्ट 3 into 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दिया हुआ है। अब ये क्या है इसको पहले समझते हैं। यहाँ बोलना चाह रहा है कि ये आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तो ये जब हम लोग बनाएंगे, कौन सा ऑर्डर बनाना था हम लोग को, 3 into 2 का बनाना था। 3 into 2 का जब मैट्रिक्स बनाएंगे तब उसमें हम लोग को ऐसे एक मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं। 3 into 2, कौन सा ऑर्डर, 3 into 2, यानी कि हम लोग को 3 रो बनाना होगा। और कॉलम कितना होगा, कॉलम 2 होगा, कॉलम 2 हो जाएगा। ये इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो पता चल रहा है A11, A11, यानी कि अगर हम लोग यहाँ i की जगह में 1 और j की जगह में 1 लिखेंगे तभी हम लोग को A11 का वैल्यू मिलेगा। ये A11 कब आएगा, जब यहाँ पर वैल्यू को पुट किया जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी तो पुट करना होगा ना। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ i-3j। अब ये i-3j लिखा है, तो i की जगह में और j की जगह में हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वैल्यू। वैल्यू में हम लोग लिख देंगे, i की जगह में लिखेंगे 1 और j की जगह में भी 1 लिख देंगे। तो ये फाइनली मिल जाएगा क्या, 1/2 मॉड में 1 - 3। और 1 - 3 कितना होता है, तो ये हो जाता है -2। और मॉड से जब बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो 2 कट गया, 2 कट गया। ठीक है, ये ऊपर लिखना था, थोड़ा सा छोटा हो गया ये, इसको यहाँ लिख देता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 into 2, 2 कटेगा तो बचेगा, सॉरी 1, 2 कटेगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। यानी कि पहला जो मैट्रिक्स अभी हम यहाँ पे जो सर्कल किए थे रेड वाला, इसको हटाएंगे और यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1। इसी तरह से अगर हम A12 निकालना चाहते हैं तो i के जगह पर 1 और j के जगह पे 2 यूज करें। तो ये है 1/2, यहाँ 1 - 6 हो जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ पर आ जाएगा -5, सॉल्व करने पे आएगा 5/2। यानी कि ये जो लिखा हुआ था 1 2, यहाँ पे क्या आने वाला है, 5/2 आएगा। इसी तरह से इसका, इसका, इसका और इसका निकाल देना है, वही हम लोग का आंसर होगा। उसी चीज को यहाँ पे निकाला है। पहले मैट्रिक्स को लिख दिया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स लिखने के बाद फॉर्मेट लिख दिया कैसा होगा। अब एक एक करके निकाल रहा, बोले ये फॉर्मूला है, आई का वैल्यू 1 2 3 और जे का वैल्यू 1 2 यूज करना है, जो भी हम यहाँ कर रहे थे। पहला वाला पुट किया 5/2, दूसरा वाला पुट किया 2। अच्छा, पहला वाला में 5/2 कैसे आया, यहाँ गड़बड़ कर दिए क्या, 1 1 तो ठीक लिखे थे।
ये लोग कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पे ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है। ये दूसरा टाइम, ये एक पहला है, ये दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 नंबर को ला के फिर एक मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का मैट्रिक्स निकालने का तरीका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग के लिए वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। कितना कॉलम रहेगा? एक कॉलम रहेगा, अ कॉलम, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक कॉलम। यही चीज अगर एक रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स, एक रो रहेगा तो क्या होगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो है उतना भी कॉलम होगा। जैसे कि 3 into 3 का बात करें, 3 रो और 3 कॉलम, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 रो 4 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रो 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 रो 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और चीज यहाँ लिखा है m×m, इसका मतलब है दोनों सेम होगा। m×n पढ़े थे हम लोग कि रो और कॉलम क्या होता है, m×n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे बोल दिया m और n सेम रहेगा, इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब होता है ऐसे, इसी में सिर्फ एलिमेंट होगा, बाकी जीरो रहेगा। देखो यहाँ ऐसे है, बाकी एलिमेंट जीरो है, सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। अब यहाँ पर जैसे सिर्फ 4 लिखा है, तो ये 1 into 1 है। डायगोनल में तो बस खाली एक ही नंबर है। ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ 1 into 1 में एक नंबर बना। ये 2 into 2 का था, तो इसमें क्या हुआ? डायगोनल में हम लोग को यूज करना पड़ गया, तो ये डायगोनल में चल गया। यहाँ पर डायगोनल में ये आ गया है, बाकी नंबर्स जीरो रह गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, यही डायगोनल नंबर्स का ही बना होता है स्केलर मैट्रिक्स। देखो अगर नंबर में सेम सेम एलिमेंट रहेगा डायगोनल में, सेम सेम एलिमेंट, तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें नंबर ऊपर वाला में बना रहे थे, तो ऊपर वाला में क्या हो रहा था? यहाँ पे जो है वो नंबर्स अलग अलग था, यहाँ नंबर सेम रहेगा। किसका? डायगोनल में। सिर्फ डायगोनल में नंबर क्या करना है? सेम करना है, तो वो बन जाएगा क्या? स्केलर मैट्रिक्स। इसी से बन के वापस आता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होगा वो सब सिंगल एक नंबर होगा, यानी कि 1 होगा, सिर्फ 1। देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये 1 है, ये दिख रहा है डायगोनल में 1, जितना भी चीज है वो सब क्या है? 1 है। डायगोनल में 1 आया, तो 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे में इसका वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक है जीरो मैट्रिक्स लास्ट। अब ये जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, सारा एलिमेंट जीरो रहेगा तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 into 2 3 into 3 या 2 into 2 3 into 3 का ही हो। कोई भी ऑर्डर में होगा तो वो जीरो बन सकता है, तो उसको क्या कहला जाएगा? जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना कि वो इक्वल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दे हम लोग को, तो पहला वाला x 1.5 के साथ इक्वल होगा, y 0 के साथ इक्वल होगा, z 2 के साथ इक्वल होगा, a 6 के साथ √6 के साथ, b 3 के साथ और c 2 के साथ इक्वल होगा। ये कहलाता है हम लोग का क्या? इक्वल। सारा चीज इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्वालिटी, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लिखा है दे आर सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है, और जो भी एलिमेंट है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सब क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 4th नंबर में। एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि x+3 दिख रहा है, 0 के साथ इक्वेट होगा, z+4 6 के साथ, 2y-7 3y-2 के साथ इक्वेट करेंगे। बाकी एलिमेंट देखो मैच भी कर रहा है। ए वाला नहीं मैच किया तो इसको इक्वेट कर देंगे, सी वाला भी इक्वेट कर देंगे, बी वाला भी इक्वेट कर देंगे, -21 वाला भी इक्वेट कर देंगे, जीरो तो जीरो के साथ है ही इक्वेट। ठीक है, जो बचेगा देखो यहाँ पे करके दिखाया है। पहला वाला x+3 वाला क्या? a-1 क्या? z+4 2c+2 2y-7 = 3y-2 b-3 2b+4 कंपेयर किया, सारा का वैल्यू आया, वही आंसर हो गया। सेम केस यहाँ पे बनाया है, बोला पहला वाला को पहला वाला के साथ, दूसरा वाला को दूसरा वाला के साथ, तीसरा वाला को तीसरा, चौथा वाला को चौथा के साथ कंपेयर करेगी। जो भी आएगा वो इक्वेशन बन के आ जाएगा। दिख रहा है, इक्वेशन बन के आया, पहला ये, एक ये। अब ये दोनों को इलिमिनेशन,
इलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, करो और वैल्यू निकालो। इस दोनों को इलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालो, वही हम लोग का आंसर आ जाए। ये है एक्सरसाइज 3.1, ये खुद से ट्राई करना है।